बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर अकाउंट्स की क्लास में। और आज आप सीखेंगे कि जिस दिन हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो और उस दिन हम एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो दोबारा लगा रहे हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दोबारा लगा रहे हैं हम, तो आपको करना है रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज का। पिछली वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस दिन गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करनी है, और साथ में हम ये भी सीख चुके हैं कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं हमारे, उनकी क्या ट्रीटमेंट हमने करनी होती है। अब ये लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का कि जिस दिन हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा उस दिन अगर एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा लगाई जाए तो हमें उसके ऊपर क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा ये हमें मालूम करना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस वीडियो में हम वही पॉइंट जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो ऊपर लिखना है आपने बेटा कैपिटल लेटर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। बिल्कुल हर अकाउंट की तरह ये भी टी शेप अकाउंट होता है, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखे अकाउंट तैयार करने। पार्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड और दूसरी हो गई क्रेडिट साइड। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना बच्चों, ये नेचर में नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसके ऊपर रूल भी नॉमिनल अकाउंट वाला ही आपको फॉलो करना है। अब आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या होता है, याद है ना। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो जब भी नुकसान होगा डेबिट साइड में लिखना है और जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखना है आपने। बस इतना सा रूल आपको याद रखना है। अब देखो रिवैल्यूएशन सिर्फ दो ही चीजों का करना है, एक एसेट्स का और दूसरा लायबिलिटीज का। तो चलिए देखते हैं, फिर पहले बात करते हैं एसेट्स की। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट है, तो हम इस साइड पे लिखेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जब भी आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, हम उसे क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे। और जब भी हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये हमारे लिए लॉस की बात है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। मान लो आपकी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 2 लाख रुपए। जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिखा रखी होती है बच्चों वो पुरानी वैल्यू होती है, उसे हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं। अब मान लीजिए वो 2 लाख दिखा रखी है और अब मैं आपको कहूं कि जब हमने असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 2,20,000, तो 20,000 इंक्रीज हो गई। ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, तो हम इस साइड पे शो करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। और अगर बाय चांस मान लो मैं आपको कहूं कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो पहले 2 लाख थी अब वो डिक्रीज होकर 180 रह गई, तो 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको इस साइड पे शो करना है टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू लैंड एंड बिल्डिंग लिखना है बस 20,000, ठीक है ना बच्चों। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फायदा है और डिक्रीज होगी तो लॉस। अब बात करते हैं बच्चों लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का इसका उल्टा रूल है, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। याद रखना है बिना पेमेंट किए लायबिलिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए। जैसे मान लो आपके क्रेडिटर है 10,000, आप उसकी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हो 9,000 में, तो फायदा सिर्फ 1,000 का है, राइट। तो क्रेडिटर तो आपके 10,000 कम हो गए, लेकिन 9,000 आपने कैश दिया भाई उसको, तो वो कोई फायदे की बात नहीं है। तो फायदा तभी माना जाता है जब आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हुई हो बिना पेमेंट के। फिर आपके पास है पॉइंट देखो, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाए तो ये हमारे लिए लॉस की बात है, राइट। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और रह जाता है बच्चों कि मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी आपकी, यानी जो बैलेंस शीट में पहले से नहीं दिखाई हुई थी। लायबिलिटी तो आपकी थी लेकिन आपने उसे बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ था, तो उसे बोला जाता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई उसे अब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपकी लायबिलिटी तो बढ़ रही है, ठीक है ना। वो आपके लिए क्या माना जाएगा,
लॉस माना जाएगा। सेम वे में मान लो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो आपकी, अनरिकॉर्डेड एसेट यानी आपके पास कोई एसेट थी तो सही, लेकिन आपने उसे बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखा था, उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया था, तो उसे अब अगर आप शो करोगे तो आपकी एसेट्स तो इंक्रीज हो जाएंगी, तो वो आपके लिए फायदे की बात होती है। तो बस इतना ही पॉइंट है आपके पास। लास्ट में हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे। मान लीजिए चलो इस साइड का टोटल आ गया 5 लाख और इस साइड का टोटल आ गया 4 लाख। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ओवरऑल प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया तो ओवरऑल क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि हम इसे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहेंगे, ठीक है ना, या गेन कहेंगे, तो आपने इसका आंसर गेन देना है बच्चों, प्रॉफिट की बजाय। क्योंकि गेन किसको बोलते हैं हम, जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट तो उसको बोलते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। अब रिवैल्यूएशन कोई रोज रोज थोड़ी ना होता है, इसीलिए रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट होता है उसे गेन कहा जाता है, राइट। तो ये आपके पास इस तरीके से आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है और पता कर लेना है कि रिवैल्यूएशन करने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम सीखेंगे इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। देखो इन तीन चीजों की, जब जब आपको नुकसान हो रहा हो, देखो ये 3 स्टेप है जब नुकसान हो रहा है, और ये 3 स्टेप है जब आपको फायदा हो रहा है। तो जब नुकसान हो रहा हो तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखो यहां पे लिख रहा हूं जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। तो रिवैल्यूएशन की आपको सिर्फ 2 ही एंट्री मेनली सीखनी है, ज्यादा एंट्री नहीं है। जब जब आपको लॉस होता दिखे, रूल्स के मुताबिक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और लॉस होता कब है, जब आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। जब एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही हो, डिक्रीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट लिखना आपने बाय नेम। और दूसरा कब लॉस होता है, जब लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, इंक्रीज, ठीक है ना। या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पता चले, उसे अब आप रिकॉर्ड करोगे तो भी तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज ही हो रही है ना। तो जर्नल एंट्री देखिए आपकी क्या पास हो गई। तो याद करो कि जब भी नुकसान होता दिखे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करना आपने। और जिस वजह से नुकसान हो रहा है, देखिए असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो उसे क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो लायबिलिटीज लिख देंगे। अब बात करते हैं, देखो प्रॉफिट जब होगा, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख रहे हो ना प्रॉफिट को, तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा। याद रखेंगे इस पॉइंट को, रूल यही है ना बच्चों कि जब भी फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अब फायदा कब होता है, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो। एसेट्स जब बढ़ती है तो हम उसे डेबिट तो करते हैं हमेशा, या लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। और या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट का पता चले, अनरिकॉर्डेड एसेट, उसको रिकॉर्ड करेंगे तो भी आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, भला इंक्रीज हो रही है। तो ये आपके पास 2 ही एंट्रीज है बच्चों बस। उसके बाद आपने ये निकाल लिया प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया। अब मेन पॉइंट ये आता है कि इस प्रॉफिट या लॉस का हमने करना क्या है। चलिए फिलहाल हम इतना मान के चलते हैं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री पास होगी, देखो अगर मान लो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इफ देयर इज प्रॉफिट, ठीक है ना, तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का। तो जैसे आपने पिछली वीडियो में सीखा, कोई भी प्रॉफिट जब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो बच्चों, तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो आप एंट्री पास करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी आप पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करोगे। याद रखना ये आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर देना है। और अगर बाय चांस प्रॉफिट की बजाय क्या हो जाए बच्चों, लॉस हो जाए,
तो इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, तो एंट्री पास होगी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इससे उल्टी एंट्री पास हो गई बस, ठीक है ना। ये लॉस भी आप कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो? ओल्ड रेशियो में आपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इस तरीके से ये आपकी दो मेन जर्नल एंट्री है, देखो आपकी बस, फिर प्रॉफिट या लॉस देखना आपने, ठीक है ना। तो चलिए आज सीखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाएगा, और सारे पॉइंट लगभग आज हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में। तो चलो बच्चों सीखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना। मैं यहाँ पहले असेट्स के कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये मैंने पहले से ही नोट कर लिए यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है आपको। तो फॉर्मेट तैयार है आपका, देखो डेबिट साइड और ये उसकी क्रेडिट साइड। आपको याद है रूल याद है ना आपको? प्रॉफिट कब होगा? जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, और लॉस कब होगा? जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। लायबिलिटीज का कुछ उल्टा है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो फायदे की बात है बिना पेमेंट के, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो लॉस की बात है। तो फिलहाल मैं एक एसेट्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, चलिए तो देखते हैं फिर। देखो पहले हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू दिखा रखी है 120, ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है पुरानी। तो ये जो वैल्यू गिवन होती है ना, इसे बुक वैल्यू कहा जाता है। कौन सी वैल्यू बच्चों? बुक वैल्यू। तो जब हमने रिवैल्यूएशन किया, फर्स्ट पॉइंट है, देखो मैं यहाँ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। तो बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹1,50,000, यानी बिल्डिंग की वैल्यू आपने दोबारा लगाई तो वो 1,50,000 है। अब पहले ये 120 थी, अब ये 150 हो गई, तो वैल्यू इंक्रीज हो गई ना, तो ये फायदे की बात है। तो आप इस साइड पे नोट करोगे बाय बिल्डिंग, ये हमारे प्रॉफिट की बात है 30,000। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपका यहाँ है, मैं लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 1, ताकि आपको पता रहे कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, उसमें हमें फायदा हो रहा है, देखो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने पर। तो चलिए सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹1 लाख। अब की बार बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रह गई, पहले कितनी थी पुरानी वैल्यू? देखो 120, अब ये 1 लाख रह गई, तो ये नुकसान है हमारे लिए। तो आप यहां लिखोगे टू बिल्डिंग। तो मैं बिल्डिंग का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। 20,000 रुपए का नुकसान, पहले 20 थी अब 1 लाख रह गई, तो ये लॉस है हमारे लिए। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे हम इसे। थर्ड पॉइंट अगर यूं लिखा आ जाए, देखो बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 150। एप्रिसिएटेड का मतलब होता है बेटा बढ़ाना, तो आपने 1,50,000 रुपए और बढ़ानी है बिल्डिंग की वैल्यू, बाय लिख रखा है यहाँ पे। बाय का मतलब बेटा इतनी वैल्यू और बढ़ गई, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो फायदे की बात है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग। थर्ड केस में, थर्ड पॉइंट में हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, और वो भी 1,50,000 बढ़ रही है, तो इतना फायदा हो गया हमारे को। पहले 120 थी, अब 150 बढ़ गई, तो 270 हो गई इसका मतलब। फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों यहाँ पे, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड 2 लिख रखा है यहाँ पे, अब बाय की बजाय 2 आ गया, 150, बाकी सेम है पॉइंट, सिर्फ बाय की बजाय क्या आ गया? 2 आ गया। तो क्या चेंज आ गया फिर इसमें? इसका फर्क ये पड़ा बच्चों कि अब आपको बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 1.5 लाख रुपए तक, यानी 1.5 लाख नहीं बढ़ाना, बढ़ाकर 1.5 लाख तक करना है। तो 1,20 तो पहले ही है, और अगर इसे बढ़ाकर 1.5 लाख तक करना हो तो 30,000 बढ़ेगी बस वैल्यू। तो यहाँ आपको फायदा हुआ 30,000 रुपए का। तो बाय बिल्डिंग फोर्थ पॉइंट 30,000 रुपए। तो कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो बाय और टू में, तो इसे बहुत ध्यान से करना होता है आपने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड या बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड लिखा हो।
बाय 70,000, बाय वर्ड है बच्चों यहाँ पे, इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू को 70,000 रुपये कम करना है, तो ये तो नुकसान की बात है। तो यहाँ आएगा टू बिल्डिंग, तो 70,000 रुपये वैल्यू डाउन हो रही है बिल्डिंग की, तो ये हमारे लिए लॉस है। फिफ्थ पॉइंट ठीक हो गया। सिक्स्थ पॉइंट पढ़ के देखें, बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड, सेम पॉइंट, बस बाय की वजह क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि बिल्डिंग की वैल्यू को डिक्रीज करके 70 तक करना है आपने, एक 20 से पहले घटाकर 70 तक लाओ, तो 50,000 रुपये आपको इसकी वैल्यू डाउन करनी है। तो आपका जो लॉस है वो बेटा 50,000 माना जाएगा यहाँ पे। तो टू बिल्डिंग 6 पॉइंट है यहाँ पे और 50,000 रुपये की लॉस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर इस तरीके से लिखा आ जाए, देखो सेवंथ पॉइंट, बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20,000। अब ये ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, ओवर वैल्यूड का मतलब बच्चों ये होता है कि जो ये वैल्यू हमने दिखाई हुई है बैलेंस शीट में, ये 20,000 रुपये ज्यादा दिखाई हुई है। ओवर वैल्यूड का मतलब ये नहीं है कि आपने अब इसकी वैल्यू को बढ़ाना है, इसका मतलब ये होता है कि पहले जो वैल्यू दिखाई हुई है ये वाली पास्ट में, ये ज्यादा लगाई हुई है, तो ये गलत है वैल्यू, आपने इसे ठीक करना है, तो आपने इसका मतलब इसे कम करना है। तो सेवंथ पॉइंट में बिल्डिंग की वैल्यू को आपने कम करना है, तो मैं यहां लिख देता हूं टू बिल्डिंग सेवंथ पॉइंट। तो ओवर वैल्यूड है अगर, तो ये नुकसान की बात है, ठीक है, मैंने ये वैसे लिखा, आपने नहीं लिखना उसमें, सिर्फ टू बिल्डिंग लिखो या 20,000। उसके बाद देखो आठवां पॉइंट क्या है, बिल्डिंग इज फाउंड अंडर वैल्यूड है। आपकी बात अंडर वैल्यूड का मतलब होता है बच्चों कि ये जो वैल्यू हमने लगाई हुई है यहाँ पे, ये जो शो कर रखी है 120, राइट, ये कम लगाई हुई थी हमने, इसकी वैल्यू थी तो ज्यादा, लेकिन आपने कम लगाई हुई थी, सही नहीं लगाई हुई थी, तो अब आपको इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी फिर। तो अगर आपका पॉइंट आ जाए अंडर वैल्यूड का, राइट, तो आपको इसे बढ़ा देना है। तो बाय बिल्डिंग, ये फायदे की बात हो जाएगी हमारे लिए। पॉइंट नंबर 8, 20,000 रुपए का हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगर यू लिखा आ जाए, देखो बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यू, सेम है बाय, लेकिन अब की बार अमाउंट ना दे करके परसेंटेज दे दिया, ये थोड़ा मुश्किल पॉइंट होता है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग की जो ये वैल्यू दिखाई हुई है ना आपने, ये 20% ज्यादा दिखाई हुई है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये ओरिजिनल से 20% ज्यादा दिखाई हुई है। तो कई बच्चे फटाफट पता क्या करेंगे, 1,20,000 का 20% निकालेंगे, 1,20,000 का 20%, अधिकतर बच्चे यही करते हैं। 24,000 पे आपको बता देंगे कि 24,000 इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा लगाई हुई है और 24,000 कम कर दो, यहां पे लिख देंगे टू बिल्डिंग 24,000 में, तो यहाँ 24 से एंट्री कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अब इसको ठीक कैसे करना है, ये तो गलत है, तो क्या ठीक है फिर, ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू लगाई हुई है 1,20,000, ये ओरिजिनल से 20% ज्यादा लगाई हुई है, तो इसका मतलब ये 120% के बराबर है, ये 120% के बराबर, ठीक है ना। जो चीज की सही वैल्यू 100 थी, आपने उसको 20% एक्स्ट्रा करके 120 करके दिखा रखी है, तो इसकी सही वैल्यू पता करनी है आपने। वो कैसे पता करेंगे, वो आपके पास दो तरीके हैं बच्चे पता करने के लिए, तो मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूं, तो देखिए फिर आप उसको कैसे करोगे। तो यहां पहला तरीका ये है, लेट कर लीजिए आप ओरिजिनल वैल्यू को, ये ओरिजिनल वैल्यू हमारी इसकी है x। जब आपने इसको x मान लिया तो ये 1 रुपीज के बराबर मान लो, 8x, राइट, और कितने परसेंट आपने इसकी वैल्यू फालतू लगा रखी है, ओवर वैल्यू इसका 20% यानी 0.2x, तो आपने इसकी बुक वैल्यू दिखा रखी है बच्चों 1.2x के बराबर, 1.2x, तो ये है मेन पॉइंट, और आपने बुक वैल्यू दिखा रखी है 1,20,000, तो बुक वैल्यू की जगह 120 लिख लो आप, इज इक्वल टू 1.2x, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 120 डिवाइड बाय 1.2, ठीक हो गया ये। तो ये कितने से कट जाएगा, देखो आपका पॉइंट हटा के 0 और लगा लीजिए ऊपर,
ये कट गया 1 से, तो ये 3 और 2 5, तो 1 लाख इसकी सही वैल्यू थी इसका मतलब। तो आपने ये पता कर लिया बच्चों कि इसकी सही वैल्यू जो थी वो 1 लाख थी। तो आपने तो यहाँ पे 1,20,000 दिखा रखी है, तो कितनी ज्यादा दिखा रखी है? 20,000 ज्यादा दिखा रखी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बिल्डिंग 20,000, ज्यादा दिखा रखी थी 20,000, वो आपने कम करनी है, तो ये हमारे लिए लॉस की बात होती है। अब दूसरा तरीका पढ़ो। कई बच्चों को ये एक्स वाला तरीका जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरा तरीका कौन सा होता है? एक और तरीका समझते हैं, देखो हम। तो ओवर वैल्यूड अमाउंट आप ऐसे निकालोगे कि कितनी वैल्यू आपने ज्यादा लगाई हुई है। ओवर वैल्यूड अमाउंट, जो भी बुक वैल्यू हो आपकी, ये वाली बुक वैल्यू इनटू में जितनी ज्यादा लगाई हुई है, 20% ज्यादा लगाई हुई है, तो इनटू 20 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट, 100 प्लस रेट, सॉरी। अगर ज्यादा लगाई हुई है तो प्लस करना है, और अगर अंडर वैल्यूड हो तो माइनस करना है। तो यहाँ ज्यादा लगाई हुई है ना, तो 100 प्लस 20 कर देंगे, 120। तो देखो अभी पता चल जाएगा कितनी वैल्यू आपने ज्यादा लगाई हुई है। बुक वैल्यू की जगह लिखो 120 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, यानी 120। ये कट गया, देखो आपका 20,000 आ गया बच्चों यहाँ पे। तो इसका मतलब आपने बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 20,000 ज्यादा लगाई हुई थी, अब आपने उसको कम करना है। तो ये हमारे लिए लॉस की बात है। अब आ जाइए कि अगर बिल्डिंग इज फाउंड अंडर वैल्यूड लिख रखा हो बाय 20%, तो अंडर वैल्यूड हो तो सेम तरीका यूज कर लो आप, बस यहाँ पे लिखना है आपको 100 माइनस रेट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला रहेगा अंडर वैल्यूड अमाउंट का, ये अंडर वैल्यूड अमाउंट कैसे निकालेंगे देखो, यानी आपने वैल्यू कम लगाई हुई थी, तो ये पता किसके बराबर मान जाएगी? ये इसका मतलब 80% के बराबर लगाई हुई थी। अब किसी चीज की ओरिजिनल वैल्यू मान लो 100 हो, आपने उसको 20% कम दिखा रखा है, तो आपने तो इसका मतलब 80% के बराबर दिखा रखा है, तो इसका 100/80 कर लो, आप इसकी सही वैल्यू पता कर लोगे। तो यहाँ आप सीधा पता कर सकते हो कि आपने उसकी कितनी वैल्यू कम लगाई हुई थी। तो बुक वैल्यू इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट करना आपने, तो 120 इंटू 20 और डिवाइड बाय 80 हो जाएगा, 30,000 आ गया। तो इसका मतलब आपने इसकी वैल्यू 30,000 कम लगाई हुई थी। तो यहाँ लिखोगे आप बाय बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू आपने कम लगा रखी थी अब बढ़ा रहे हो आप 10वां पॉइंट 30,000। ये हमारे लिए फायदे की बात है, ये हमारे लिए किसकी बात है वाला? प्रॉफिट की बात है। तो ये थे आपके पास किसी एसेट्स के बारे में पॉइंट। लगभग ऐसे ही पॉइंट आपको हर एसेट्स के बारे में मिल सकते हैं। अब आपके पास कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो डेटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? डेटर से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं डेटर्स के कुछ पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, और ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं। चलिए मान लीजिए डेटर्स दे रखे हैं आपके 1 लाख, डेटर्स कितने की बने? 1 लाख। तो पहला पॉइंट है, देखो आपसे ये कहा गया हो मेक 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो डेटर्स है ना 1 लाख के, आपको ये लग रहा है कि इसमें से 10% जो है वो पैसे नहीं आने वाले, डूब जाएंगे हमारे पैसे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? भला प्रोविजन तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस माना जाता है। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। तो यहां आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। ये 11 नंबर पॉइंट आपका आ गया लॉस में, ठीक है ना। ये 9 नंबर पॉइंट था, 11 नंबर पॉइंट आ गया लॉस में। उसके बाद 12 नंबर में फिर से वही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर पहले से ओल्ड प्रोविजन दे रखा हो, अब मान लो क्वेश्चन में यूं लिख रखा हो कि डेटर्स थे 1 लाख के और लेस प्रोविजन, प्रोविजन पहले से दे रखा हो, प्रोविजन था मान लो 7,000, ये 93 दिखा रखे थे आपके डेटर्स। ध्यान से देखो 24 को। अब कितने परसेंट प्रोविजन आपको तैयार करना है? 10% प्रोविजन आपको तैयार करना है डेटर्स के ऊपर। और 1 लाख का 10% निकालो तो 10,000 बनता है।
तो प्रोविजन शुड बी 10,000, राइट। और हमारे पास पहले से कितना प्रोविजन पड़ा हुआ है, 7,000 पड़ा हुआ है, तो 3,000 रुपए आपको प्रोविजन और इंक्रीज करना है। तो प्रोविजन जब इंक्रीज करना है ना आपको, तो ये आपके लिए क्या होती है भला, लॉस होती है। तो आप इसको यहां डालोगे डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। तो अब आपको सिर्फ 3,000 प्रोविजन बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। और अगर बाय चांस मान लो पहले से प्रोविजन 17,000 होता, पहले से प्रोविजन कितना होता, 17,000, और अब आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको 10% प्रोविजन प्रिपेयर करना है डेटर्स में, तो 1 लाख का 10% तो 10,000 होना चाहिए बच्चों, और आपका तो पहले से ही प्रोविजन ज्यादा 17,000 है, तो आपको प्रोविजन को कम करना है यहाँ पे, इसका मतलब। तो इस केस में तो हमें फायदा हो रहा है। फिर इधर लिखने की बजाय हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000 आपने अपना प्रोविजन कम कर लिया। तो ये है आपके पास प्रोविजन के पॉइंट। अब एक पॉइंट और बच जाता है, मान लीजिए आपके पास एडजस्टमेंट में लिखा आ जाए बेड डेट्स 10,000, क्या लिखा आ जाए, बेड डेट्स, और पहले से कोई प्रोविजन ना हो, पहले से कोई प्रोविजन ना हो, तो क्या करोगे आप? बेड डेट्स है 10,000 रुपए और पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये सारा हमारे लिए लॉस होता है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बेड डेट्स 10,000 रुपए, ये हमारे लिए लॉस हो गया, ठीक है बच्चों। और अगर पहले से प्रोविजन दे रखा हो, लेस प्रोविजन 7,000, अब क्या करेंगे? अब देखिए ध्यान से, बेड डेट्स कितने हो गए 10,000, पहले से प्रोविजन कितना गिवन है 7,000। ये वही बात है बच्चों कि आपके पेरेंट्स ने मान लो आपको किसी खर्चे के लिए 7,000 दे रखे थे, आपकी सेफ में गुल्लक में डाल दिए थे, आपने वो काम तो किया लेकिन खर्चा आपका 10,000 हो गया, तो 7 तो आप प्रोविजन में से ले लोगे, गुल्लक में से ले लोगे, बाकी के 3,000 किससे मांगोगे? पेरेंट्स से। तो यहाँ पे भी वही बात है कि पहले से प्रोविजन तैयार है 7,000 बेड डेट्स के लिए, लेकिन बेड डेट्स कितने हो गए 10,000, तो फालतू हो गए 3,000। तो 3,000 कहां से लिए जाएंगे? रिवैल्यूएशन से, 7,000 वहां से, और बाकी की लॉस यहाँ पे टू बेड डेट्स, टोटल लॉस 10,000 की है, लेकिन प्रोविजन कितना बना रहे हैं? क्योंकि पहले से प्रोविजन बना हुआ है 7,000, तो अब नेट लॉस मानी जाएगी 3,000। तो ये पॉइंट है आपके पास प्रोविजंस के। इसके बाद एक पॉइंट और रह जाता है बच्चों इसी के बाद, कि अगर क्वेश्चन में बेड डेट्स भी दे रखे हो और साथ में प्रोविजन भी बनाने के लिए क्या रखा हो, मान लो इसी के साथ ये लिख दिया जाए कि आपको 10% प्रोविजन भी तैयार करना है। कितने परसेंट प्रोविजन? 10%। तो देखो पहला पॉइंट है बेड डेट्स हो गए 10,000, प्रोविजन ऑलरेडी है 7, तो अभी तो नुकसान 3 का था, अब इसके बाद 10% प्रोविजन और तैयार करना है, वो भी तो लॉस है। तो वो 10% किसका तैयार करेंगे? ध्यान से देखना, 1 लाख के डेटर्स, इसमें से 10,000 पहले बेड डेट्स को माइनस कर लीजिए, बाकी रह गए 90,000 के डेटर्स। बाकी कितने रह गए? 90,000। 1 लाख माइनस 10,000 बेड डेट्स, ये बेड डेट्स है, तो आपके रह गए 90,000 के डेटर्स। तो 90,000 का 10% प्रोविजन आपने तैयार करना है, ये बनेगा 9,000। कितना बनेगा? 9,000। तो ये 9,000 भी लॉस है, तो 3,000 तो ये बेड डेट्स दिखाए जाएंगे, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9,000 आप जो प्रोविजन बना रहे हो वो भी आपके लिए क्या माना जाएगा? लॉस माना जाएगा। तो ये टोटल पॉइंट है जो एसेट्स के बारे में है, इससे बाहर कोई आने वाला पॉइंट नहीं है खास, ठीक है ना। तो चलिए एक दो पॉइंट और बाकी बचे हुए हैं वो देखते हैं फिर हम। तो चलो बच्चों ये 2-4 पॉइंट और ले लेते हैं फटाफट। पहला पॉइंट है देखो क्रेडिटर्स के बारे में, यहाँ पे क्रेडिटर्स को लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए ज्यादा देने होंगे बुक वैल्यू से। देखो बुक वैल्यू मैंने यहाँ पे शो करी 1 लाख रुपीस, अभी 10,000 ज्यादा देने होंगे, तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो ये तो लॉस की बात है। तो फिर ये पॉइंट यहाँ आएगा, टू क्रेडिटर्स 10,000, ये नया पॉइंट मैंने नोट किया 1 नंबर पे, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए लॉस की बात हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं कि 10,000 रुपए की एक आइटम्स क्रेडिटर में इंक्लूड है, मतलब 10,000 रुपए का कोई क्रेडिटर था हमारा, इस 1 लाख में से
10,000 का कोई क्रेडिटर था, वो पैसे मांगने ही नहीं आएगा, इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब वो पैसे लेने आएगा नहीं, उसका कोई क्लेम नहीं बाकी बचा। तो ये 10,000 रुपये हमारे बच गए इसका मतलब। तो हमें यहाँ शो करना है बाय क्रेडिटर्स, ये सेकंड पॉइंट आ गया आपका, इसका 10,000 रुपये का फायदा हो गया, क्योंकि क्रेडिटर हमारे क्या हो गए यहाँ पे, रेड्यूस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे, एक क्रेडिटर था 10,000 का, इसमें शामिल था 10,000 का क्रेडिटर, आपने उसकी पेमेंट कर दी 8,000 रुपए की फुल सेटलमेंट में, तो आपको ये 8 का फायदा नहीं है, याद रखेंगे। क्रेडिटर तो 10 के कम हुए क्योंकि आपने उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन 8 तो कैश दिया है ना आपने उसको, ये कोई फायदा नहीं है। फायदा जो हमें डिस्काउंट मिल गई 2000, तो आप यहाँ लिखोगे बाय क्रेडिटर्स, जो 2000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया, ये हमारे लिए फायदे की बात है। तो 2000 आप इसको प्रॉफिट में शो कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अगर पिछले साल कुछ पैसे डूब गए हो, बैड डेट्स हो गए हो, और अब वो आपको रिकवर हो जाए, तो इसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, ये तो फायदे की बात है हमारे लिए। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, लिख दो तो और भी अच्छी बात है, यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड, ये प्रॉफिट है हमारे लिए। तो कितना लिखोगे आप यहाँ पे, बैड डेट्स रिकवर्ड 10,000, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर बाय चांस रिवैल्यूएशन के कुछ खर्चे हो गए हो, अब रिवैल्यूएशन का खर्चा हो गया, लॉस बात तय की होती है ना, तो आपने डेबिट साइड पे नोट करना है इसे। तो पॉइंट नंबर 5 है ये, रिवैल्यूएशन के जब खर्चे होंगे तो टू बैंक करके लिखो, या टू कैश एक्सपेंसेस, जितने भी हुए हो। कभी कभी रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा होता है कि ये पार्टनर ने पे कर दिए, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाता है, वो बाद में सीखेंगे। अगला पॉइंट है, देखो आपके पास ओल्ड मटेरियल यानी कि स्क्रैप आपने बेच दिया, तो अगर कुछ स्क्रैप आपके पास रखा हुआ था और वो आप उसको बेच दो, तो ये तो फायदे की बात है नहीं। तो यहाँ आ जाएगा देखो बाय मिसलेनियस रिसिप्ट से, बाय बैंक स्क्रैप सोल्ड 10,000, ये आपने स्क्रैप बेच दिया, ब्रैकेट में लिख दो स्क्रैप सोल्ड 10,000। और लास्ट पॉइंट आपके पास दे रखा है, देखो कि अगर किसी इंप्लॉई की डेथ हो गई हार्ट अटैक से और उसकी फैमिली को हमने 10,000 रुपए पे करने पड़े, तो ये हमारे लिए नुकसान की बात है यहाँ पे। तो टू बैंक अकाउंट, पैसे हमारे गए हैं 10,000 रुपए यहाँ पे। उसके बाद आप करोगे बच्चों इसका टोटल, अगर मान लो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है तो आपका प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है तो बच्चों क्या होता है, लॉस होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, है तो पार्टनर्स का ही, ठीक है ना। और याद रखना है, इसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है ना, उसको गेन बोलते हैं हम, राइट, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का माना जाता है। तो चलिए यहाँ तक का पॉइंट था, आप सीख लीजिए, पढ़ लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को, ठीक है। और वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।